हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अंकित भैया और भाई एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 9th एसएसटी अर्ली ह्यूमन एंड सिविलाइजेशन का रैपिड रिवीजन। यानी एक बार फिर 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। हर वो चीज बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली है। इस चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। इवन इसका छोड़ो, पूरी एसएसटी लगभग हर एक चैप्टर अपलोड कर दिया। सिर्फ 1 या 2 चैप्टर रहते हैं, शायद वो भी 1 या 2 दिन में चला जाएगा। और हाँ भाई, मैथ्स आप सबके कमेंट आते भैया मैथ्स क्यों भूल गए, मैथ्स कब कराओगे? तो मैथ्स कराऊंगा यार, भूला बिल्कुल नहीं हूँ। मैथ्स के लेक्चर की तैयारी चल रही है, जल्दी आपको मैथ्स का वन शॉट मिलेगा। इवन हम मैथ्स की लाइव क्लास ज्यादा अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर डाउट आते हैं बच्चों के, तो लाइव क्लास में मजा आएगा ना। तुम्हारे कमेंट थे भैया आरडी शर्मा करनी है, आर एस अग्रवाल करनी है, एमएल अग्रवाल करनी है, बीके सिंह करनी है, दुनिया भर की किताबें थी ना तुम्हारे। लाइव क्लास में हर किताब सॉल्व कराऊंगा, लाइव तुम्हारे डाउट्स ले पाऊंगा। तो मैथ्स की क्लास बहुत ही जल्द आएगी और शायद लाइव में मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। फिलहाल के लिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, वरना तुम लोग बोलते हो ना भैया 20-25 मिनट का रैपिड बोल के 30-30 मिनट पढ़ा देते हो। ठीक है, तो अपना चैप्टर करते हैं शुरू। अब भाई एक चीज जो तुम बचपन से सुनते आओ, भैया इंसान बंदरों से बना है, मतलब बंदरों से इवॉल्व हुआ है। लेकिन भैया बंदर के तो 4 पैर होते हैं, बंदरों के शरीर पर तो ये इतने सारे बाल होते हैं। इंसान तो ऐसा नहीं है। तो क्या एकदम से इंसान बंदरों से ऐसे इवॉल्व होकर इंसान बन गया? नहीं, ये प्रोसेस समय के साथ धीरे धीरे हुई। अब देख, ये जो बात है ना कि इंसान बंदरों से बना है, थोड़ी सी गलत है, बट अभी जो कहानी बतानी है ना उसके लिए तो ये समझने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख, पहले जो बंदर थे वो 4 पैरों पर चलते थे। तो पहली बार जो बंदर था उसने ऐसे 2 पैरों पर चलना, सीधे खड़े होकर चलना शुरू करा और उसे नाम दिया क्या? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और ये रहते कहां थे भैया? ये रहते थे अफ्रीका के जंगलों में। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीता, इन्होंने अपने आप को और बेहतर बनाया, इनके अंदर दिमाग आने लग गया, इन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया, इन्होंने पत्थर के औजार बनाने, पत्थर के टूल बनाने शुरू कर दिए और इसे नाम दिया गया क्या? होमो हैबिलिस। फिर धीरे धीरे और समय बीता, इन्होंने अपने आप को और बेहतर बनाया और अब ये अफ्रीका से निकल के देश दुनिया के अलग अलग कोनों में जाना शुरू कर देते हैं और इन्हें नाम दिया जाता है क्या? होमो इरेक्टस। समय के साथ धीरे धीरे अपने आप को और बेहतर करते हैं और फाइनली बनते हैं होमो सैपियंस, यानी कि आज के इंसान, मैं और तुम। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे इंसान इस जंगलों से निकलकर शहरों तक पहुंचा, कैसे इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, कैसे बनी इतनी सारी सिविलाइजेशन जो हम देखते हैं। तो यही है पूरे चैप्टर की कहानी। तो सबसे पहले चलो पढ़ते हैं किसके बारे में? अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। अब क्या होता है भैया अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? देख, हिस्ट्री तो सबको पता है, जो बीत गया उसकी पढ़ाई की जाए वही क्या है? हिस्ट्री। अभी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? जब इंसान कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अगर हम उस समय की बात करें, उस समय की स्टडी करें जब इंसान कुछ लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, तो वही क्या कहलाता है? अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अब सवाल ये आता है भैया अगर वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं होगा। अगर उन्होंने कुछ लिखा नहीं होगा तो हमें उनके बारे में पता कैसे है? भाई हम कैसे जानते हैं उनके बारे में इतना सब कुछ? हम उनके बारे में जानते हैं इतना सब कुछ क्योंकि हमारे पास क्या है? आर्कोलॉजिकल एविडेंस। क्या होते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस? देख, दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं जमीन की खुदाई चलती रहती है, तो कभी कहीं जमीन से कोई स्टोन टूल्स निकल जाते हैं, कोई फॉसिल निकल जाता है, कहीं से कोई पेंटिंग जो है दीवारों पर करते थे वो मिल जाते हैं, कहीं से कोई आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिल जाते हैं। तो इन सबसे आइडिया लग जाता है। तो उस समय के लोग ऐसे रहते होंगे, ऐसे औजार इस्तेमाल करते थे, ऐसे खाना खाते होंगे, क्या क्या करते होंगे, उसका आइडिया लग जाता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं कहानी किसकी? अर्ली ह्यूमंस की। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में सारे कहां थे? अफ्रीका में थे। फिर वहां से वो धीरे धीरे माइग्रेट होने का मतलब वहां से छोड़ करके, वो जगह छोड़ के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के फैल गए और इन्हें कहा गया हंटर एंड गैदर्स। क्यों कहा गया हंटर एंड गैदर्स? क्योंकि भैया इन्हें सिर्फ 2 ही काम आते थे। एक तो आता था हंटिंग, दूसरा आता था गैदरिंग। हंटिंग बोले तो भूख लगी, भाला उठाया, मार दिया किसी को भी, कर दिया उसका शिकार, भर गया पेट। लेकिन अगर शिकार नहीं मिला तो भूखे थोड़ी रहेंगे। अब जंगलों में जाएंगे, फल वल इकट्ठा करेंगे, पेड़ों की जड़वल इकट्ठा करेंगे, खाएंगे, मतलब उसे गैदरा करेंगे, गैदरिंग करेंगे। तो क्योंकि बस 2 ही काम जानते थे, एक हंटिंग, दूसरा गैदरिंग, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? हंटर एंड गैदर्स। अब क्योंकि ये जंगलों में शिकार करते थे तो इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था, कभी इस जंगल में तो कभी इस जंगल में, इसीलिए टेम्परेरी शेल्टर्स में, टेम्परेरी कैंप्स में रहते थे, ऐसे गुफाओं में, ऐसे चट्टानों के नीचे वहां पर ऐसे पड़े रहते थे। अब क्योंकि ये लोग इस्तेमाल करते थे स्टोन टूल्स का, पत्थर के बने औजारों का, इसीलिए उस समय को कहा गया स्टोन एज।
तो जिस समय इंसान पत्थर से बने औजारों का, पत्थर के बर्तनों का, पत्थर की चीजों पर डिपेंडेंट था, उसे क्या कहा गया? स्टोन एज। अब स्टोन एज को भी हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है भाई, ध्यान से। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा, कौन सा है? पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब देख, पैलियोलिथिक एज में क्या था कि जो इंसान था वो पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल तो करता था, लेकिन उसके औजार बहुत ही बड़े बड़े थे, धारदार नहीं थे, नुकीले नहीं थे। बस उसने क्या करा, एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसे डंडे में बांध लिया, बन गया औजार। ठीक है, तो उसके औजार बहुत अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर वो पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करता हंटर एंड गैदरिंग ही था। इसी वजह से यहाँ पर इसका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, टेम्परेरी सेटलमेंट में ही रहते थे। देख भाई, रैपिड रिवीजन है, सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने स्लाइड वही पुरानी वाली रखी है, 1 शॉट वाली, कि कोई पॉइंट छूटेगा नहीं अगर कोई बच्चा स्लाइड पढ़ लेगा। ठीक है, अभी कोई कमेंट मत करना यहाँ पे लाइव में या फिर वैसे, भैया आप तो पुरानी वाली स्लाइड से पढ़ा रहे हो। अबे तुम्हारे बारे में सोचता हूं भाई, मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने 1 शॉट में पढ़ाया है वो सारी चीजें मैं रैपिड में भी डाल दूं, लेकिन कम टाइम में डाल दूं, सारी चीजें तुम्हें पढ़ा दूं। तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, तुम्हारा काम इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, लेक्चर लंबा चला जाएगा, लेकिन स्लाइड वही है जो 1 शॉट में थी, ताकि तुम्हारा कोई पॉइंट छूट ना जाए। रिवीजन करा रहा हूं ना यार। फिर अगला टाइम क्या आया? मीजोलिथिक एज। अब मीजोलिथिक एज में क्या आया कि इंसान पहले पत्थर से बने बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता था, उसमें धारवार कुछ थी नहीं, जबरदस्ती ऐसे लेके चलता रहता था। मीजोलिथिक एज में क्या आया? इंसान ने अपने पत्थर से बने औजारों को हल्का छोटा करा और उसे हल्का सा धारदार बनाया, लेकिन करता अब भी शिकारी था, हंटर एंड गैदरिंग ही करता था, इसलिए अब भी इसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। अगला आया भाई नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में इंसान एडवांस हो गया, इसने पत्थर के बने औजारों को पॉलिश करना शुरू करा, उस पर धार वार लगाई बड़ी, आप तो किसी को मारा यूं ही कट जाए बंदा। और यहां की सबसे खास बात यह थी कि यहां इन्होंने शुरू कर दी थी खेती, एग्रीकल्चर करना। यहां पर इन्होंने जानवरों को, गाय भैंसों को पालना शुरू कर दिया। अब समझ, अगर इन्होंने खेती शुरू कर दी, गाय भैंसों को पालना शुरू कर दिया, तो अब तो इन्हें वहीं पर रहना पड़ेगा। अगर अपनी खेती छोड़ के, गाय भैंसों को छोड़ के कहीं दूसरे जंगल में चले जाएंगे तो कोई दूसरा इनकी खेती की फसल उजाड़ देगा, कोई इनकी गाय भैंस को लेकर भाग जाएगा। तो इसकी वजह से नियोलिथिक एज की सबसे खास बात क्या थी? एग्रीकल्चर शुरू हुआ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रखा गया, तो यहां से धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हुई। इन्होंने अब घर बनाने शुरू करें, गांव बनाने शुरू करें कि भैया खेती यहां हो रही है, हमारे जानवर यहां पर हैं तो रहेंगे भी यहां पे। यहां से शुरुआत हो गई थी किसकी? परमानेंट सेटलमेंट्स की। और यहां पर इन्होंने बर्तन वगैरह बनाने भी शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि भाई अनाज उगेगा तो रखोगे कहां? तो बर्तन वगैरह की भी शुरुआत नियोलिथिक एज में हो गई थी। तो यहां पर अपना स्टोन एज हो गया खत्म। धीरे धीरे समय बीता, अब उन्हीं इंसानों ने पत्थर के साथ कॉपर का इस्तेमाल करना, कॉपर पता है ना, कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करा। और उस समय को, जैसे जब पत्थर का इस्तेमाल करते थे तो उसे स्टोन एज बोला, जब पत्थर के साथ कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया तो उसे बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। इसके बारे में ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। फिर कॉपर ना थोड़ा सा मुलायम सा था, बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, कॉपर के साथ मिला दिया टिन को। कॉपर के साथ कैसे मिला दिया? टिन को। और जो मटेरियल बन के आया उसे बोलते थे ब्रॉन्ज, यानी अब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था भाई उस समय। और जब ब्रॉन्ज जो है बहुत ही अच्छा मेटल था, तो जब लोगों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू करा तो उस समय को कहा गया क्या? ब्रॉन्ज एज। और जैसा कि मैंने तुझे बताया, ब्रॉन्ज बहुत ही अच्छा मेटल था, सॉलिड, हैवी। तो पहले जब ये लोग छोटे मोटे पत्थरों वत्थरों से जमीन की खुदाई करते थे तो खेती वेती अच्छी होती ही नहीं थी, फसल उतनी अच्छी नहीं थी। और जब इन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करा तो भाई जब खेत को जोतते थे ना तो मिट्टी के अंदर तक वो घुसता था, फसल बहुत अच्छी होने लगी। तो क्या हुआ, जब इन्होंने स्ट्रॉन्गर मेटल टूल्स का इस्तेमाल करा तो जो इनकी खेती है बहुत ही अच्छी हो गई। अब जहां पर ये पहले सिर्फ अपने पेट भरने भर का खाना उगा पाते थे, अब ये इतना उगाने लगे कि खाने के अलावा चीजें बच भी जाती थी। यानी फूड क्या हो गया? सरप्लस। सरप्लस बोले तो जब चीजें खाने के अलावा बच जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस। अनाज इतना हुआ खेतों में कि अब सरप्लस हो गया। अब मेटल वगैरह बनाने के लिए, ये हथियार वगैरह बनाने के लिए मेटल्स के स्पेशल वर्कर्स होते थे, मेटल वर्कर्स होते थे, बर्तन बनाने के पोटर्स होते थे, थैला वेला बनाने के लिए वेबर्स होते थे। अब दिक्कत ये थी कि चलो भैया किसान तो अपनी खेती करेगा, अनाज उगाएगा, खा लेगा। अब जो है मेटल का सामान बना रहा है, जो ये बर्तन बना रहा है, जो ये थैले वेले बना रहा है, कपड़े वपड़े बना रहा है, ये क्या खाएगा? ये लोहा चबाएगा क्या? नहीं। तो यहां से शुरुआत हुई किसकी? ट्रेड की। ये मेटल वर्कर्स क्या करते थे? अपने औजार बनाते थे, किसान भाइयों के पास गए, उनसे बोला भैया ये औजार ले लो, खेती करनी है ना, बदले में गेहूं दे दो, अनाज दे दो। तब यहां से लेन देन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? ट्रेड शुरू हो गया। और क्योंकि यहां से ट्रेड शुरू हुआ, यहां से धीरे धीरे क्या हुए, चीजें लार्जर सेटलमेंट्स की ओर गई। लार्जर सेटलमेंट्स मतलब खेती होने लगी, लोग ट्रेड करने लगे, तो एक ही जगह परमानेंटली सेटल होने लग गए। और यहां से शुरुआत हुई किसकी? सिविलाइजेशन की। तो चलो भाई बात
शुरुआत करते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देख लो बाबूजी, सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना यार, रैपिड रिवीजन है, ठीक है भाई। कुछ पॉइंट्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे खुद से, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो लेक्चर लंबा खिंच जाएगा, फिर तुम ही बोलोगे भैया रैपिड के नाम पे 1-1 घंटे पढ़ा के चले गए। तो अपने को क्या पढ़ना है अभी, राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। अब देखिए एक चीज समझियो, जितनी भी सिविलाइजेशन बनी जो तेरे बुक में है, सारी की सारी नदियों के किनारे बनी। अच्छा, नदी के किनारे बनने का कंसेप्ट समझ। हुआ ये कि पुराने जमाने के लोग थे, वही पुराने जंगलों में जो रहते थे, वो अचानक आए, एक नदी के पास रुके 100-200 लोग। उन्होंने देखा यार यहाँ नदी है, वाह यहाँ तो पीने को पानी है, यहाँ तो जमीन भी बड़ी उपजाऊ है, यहाँ खेती भी कर सकते हैं। अच्छा, पानी है तो सिंचाई भी हो सकती है, पानी है तो जानवर भी पाल सकते हैं। तो नदी के किनारे इन्हें सब कुछ मिल गया, पीने को पानी, उगाने के लिए पानी, खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन, रहने के लिए जंगल झाड़ी बना लेंगे अपना घर। तो इन्हें नदी के किनारे सारे रिसोर्स मिल गए। इसलिए जितनी भी सिविलाइजेशंस बनी, अधिकतर वो कहां पर जाकर के बनी, नदियों के किनारे ही जाकर के बनी। तो देखो रिवर से किनारे क्या था, वाटर की सप्लाई अच्छी थी, जमीन उपजाऊ थी, तो वहां खेती की जा सकती थी। खेती इतनी की फुट क्या हो जाए, सरप्लस हो जाए, जिसकी वजह से कहां चले गए, परमानेंट सेटलमेंट। वहीं पर जाके इन्होंने अपना घर बसा लिया, वहीं सेटल हो गए, वहीं इनका परिवार बढ़ा, वहीं पर आबादी बढ़ने लगी और क्या बन गई, अर्ली सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में तुम्हें जो सिविलाइजेशन पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में और चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो कोई लोड लेने की दिक्कत नहीं है। फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहली सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की खास बात क्या है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो अपना इंडिया तुम आज मैप में देखते हो ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनने वाली सबसे पुरानी और सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। अब यहां पे खास बात क्या थी कि जैसा कि मैंने बोला कि सारी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही बसी थी, तो जो ये वाली सिविलाइजेशन थी, ये इंडस रिवर, सिंधु रिवर या सरस्वती रिवर के किनारे यहाँ पे कुछ लोग आए, बसे और उन्होंने इस सिविलाइजेशन को बनाया। अब जो ये सिविलाइजेशन है ना, ब्रोंज ये सिविलाइजेशन है। ब्रोंज ये सिविलाइजेशन बोले तो ये ब्रोंज से बने मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे। अब मैंने तो बता भी दिया था, जब ब्रोंज एज आई है, जब ब्रोंज के मेटल्स आए हैं, तभी तो खेती हुई है अच्छी, तभी तो फूड सरप्लस हुआ है, तभी तो सिविलाइजेशन बनी है। तो ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनकी खास बात क्या थी भाई कि लिखना पढ़ना जानते थे थोड़ा बहुत। इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, अपनी किताबें लिखी थी। दिक्कत ये थी इनकी राइटिंग ऐसी थी, इनकी कोड लैंग्वेज इतनी बुरी थी कि हम आज तक उसे डिकोड ही नहीं कर पाए, आज तक हम उसे पढ़ ही नहीं पाए। यानी जो इनकी लिखी हुई किताबें हैं वो आज भी अनडेसिफाइड है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अब सवाल ये आता है भैया, अगर इनकी लिखी किताब हम पढ़ नहीं पाए तो इनके बारे में जानते कैसे हैं? भाई हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, इनके बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अलावा एक चीज और है, हमने देखा कि एक दूसरी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब जब उस सिविलाइजेशन की किताबों को उठा के देखा तो उसकी राइटिंग समझ आ गई, उससे हम पढ़ना जानते थे। तो जब हमने उसे उठा के देखा, उसे पढ़ना शुरू करा, तो वहां पे 3 चीजों का बार बार जिक्र हो रहा था, डिलमुन, मेगन और मेलुहा। अब कहा जाता है कि जो मेलुहा है ये वही हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ट्रेड, व्यापार इस मेलुहा के साथ यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ चलता था। अब जब किसी के साथ लेन देन चल रहा है तो उसका रिकॉर्ड तो वहां पर कुछ ना कुछ होगा। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की किताबों में मेलुहा बोले को हड़प्पन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी गई हैं, जहां से हमें आइडिया लगता है कि अच्छा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में ये चीजें होती थी, यहां पर ट्रेड भी होता था। तो चलो भाई, जब इतना डिटेल चली, इतनी बात चली रही है किसकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो यहां पर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तुम एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी रीड आउट कर लेना, कोई पॉइंट ना समझ आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए अब क्या पढ़ते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देख भाई, इसका नाम मेसोपोटामियन बना क्यों, रखा क्यों गया? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये एक ऐसी जगह जाके बसी जहां पर ऐसे 2 नदियां बहती थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर। उसके बीच में यहां पर बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। लोगों ने देखा, अरे इतनी उपजाऊ जमीन, 2 नदियां, चलो यहीं पर चल के अपना परमानेंट डेरा बना लेते हैं। और इन्हीं लोगों ने आगे चल के क्या बनाया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का मतलब यही होता है, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। बोलिए वाली बात क्लियर है? ये भी एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। और ये पता है ये जो जगह है कहां पर, हाँ, वेस्ट एशिया में, जहां पर आज का हमारा इराक और कुवैत है, ये लोग वहां पर जाके बसे थे। बट उस समय तो इराक कुवैत की चर्चा नहीं था ना, ये तो बाद में बने हैं। अब याद रखना कि यहां पर क्योंकि जमीन इतनी उपजाऊ थी, इसे क्या बोला गया था, फर्टाइल सेरेसेंट बोला गया था। और यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे पहली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थे। सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन मतलब इन्होंने अपने शहर बनाए थे, इन्होंने अपने राज्य वाला वो वाला सिस्टम रखा था, ठीक है। तो थोड़ा सा भी डिटेल में चर्चा करते हैं किसकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। अब मैंने जैसा कहा यहां पर क्या था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सिटी स्टेट बेस्ड सिविलाइजेशन थी।
तो सिटी स्टेट का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट का मतलब जैसे कि एक ऐसा नहीं है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, वहां पर सारा कंट्रोल एक ही बंदे का था, वहां पे सारे लोग एक जैसे थे, नहीं, अलग अलग राज्य थे। अभी राज्य तो क्लियर है ना, मूवीज देखिए ना राजा महाराजा वाली, उसमें अलग अलग राज्य हुआ करते थे, हर राज्य का अपना एक अलग राजा हुआ करता था। तो ऐसे जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये जो पूरी जमीन थी, इसमें ना अलग अलग, जैसे ये वाला अलग राजा का, ये अलग का, ये किसी दूसरे का, ये किसी दूसरे का, ये किसी दूसरे का, तो इसे ही कहा गया सिटी स्टेट। क्या बोला गया? सिटी स्टेट। अब हर सिटी स्टेट का भाई क्या होता था? अपना राजा होता था, ठीक है। अब इसी वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर हमें 4 बड़े राजा, अभी समझने के लिए 4 बड़े राजा बोले तो 4 बड़ी सिविलाइजेशन का नाम देखने को मिलता है। उन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो 4 बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी हैं? सुमेरियंस, एक्काडियंस, एसारियंस एंड बेबीलोनियंस। इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है। तो सबसे पहली बात किसकी करेंगे? सुमेरियंस की। भाई सुमेरियंस वो लोग थे जो थोड़ा सा एडवांस थे। एडवांस कैसे थे? क्योंकि भाई इन्होंने बनाया था अपना इरिगेशन सिस्टम। नदी के किनारे तो थे ही, लेकिन भाई नदी में पानी कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, तो खेतों में सिंचाई करने के लिए नदी से पानी आएगा कैसे? तो सिंचाई करने के लिए इन्होंने अपना क्या बनाया था? इरिगेशन सिस्टम। ये मिट्टी से बनी ईंटों का इस्तेमाल करते थे अपना घर वर बनाने के लिए। जैसे घर वर बनते हैं ना, तो मिट्टी से बनी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। फिर इन्होंने ब्रंट ईंट्स, जैसे आज हम इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के बनी ईंटों को आग में भट्टी में जला के तपाया, उसे अच्छे से पकाया, मजबूत बनाया, उन ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए। सुमेरियंस ने अपने देवी देवताओं के लिए बनाए जिगरत। जिगरत बोले तो मंदिर, जैसे अपने देवी देवता मंदिरों में रहते हैं ना, ऐसे इन्होंने भी अपने देवी देवताओं के लिए एक अलग से घर बनाया, उसे का नाम दिया गया जिगरत। अब जो टेंपल्स थे ना, यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती थी भाई, इनके लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर भी था। लोग आते थे, वहां चढ़ावा चढ़ाते थे, हर एक चीज होती थी, तो पैसे भी आते थे, व्यापार भी चल रहा था, और साथ में लोगों का धर्म कर्म भी चलता रहता था। ये कुछ बातें थी किसकी? सुमेरियंस की। अब थोड़ी सी अचीवमेंट्स की बात करते हैं सुमेरियंस की, क्योंकि उन्होंने काम तो बड़े अच्छे करे थे। सबसे पहली चीज, इन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करा। इन्होंने सिर्फ कुछ फसलें नहीं उगाई, बहुत ज्यादा फसलें उगाई, जैसे कि वीट उगाया, बार्ली उगाया, मटर उगाए, ऐसे फ्लैक्स, डेट्स, बहुत सारी चीजों को उगाना शुरू करा। एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। फिर क्राफ्ट्स में, क्राफ्ट्स बोले तो इन्होंने मेटल की बहुत सारी चीजों को बनाना शुरू करा। ऐसे नहीं कि सिर्फ कुल्हाड़ी और ये भाला वाला बना के रुक गए, बहुत सारी चीजों को बनाना शुरू करा। इन्होंने बर्तन बनाए, इन्होंने बीड मेकिंग करा, इन्होंने कपड़े वीविंग, मतलब ऐसे जो तुमने देखा मम्मी वगैरह ठंड के टाइम पे, अब तो नहीं होता, पहले स्वेटर वगैरह बुनती रहती थी ना, तो ऐसे वीविंग करके कपड़ों की बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने ट्रेड किया। सिर्फ जब चीजों को बनाया, सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अलग अलग सिविलाइजेशन के साथ क्या ट्रेड किया। जैसा कि मैंने बताया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ट्रेड का किसके 3 थे ना, एक था मेलुआ था, मिलगन था, और ऐसा था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ भी इसका ट्रेड था। तो शुरुआत से मैं बात कर रहा हूं कि इनका जो है ट्रेड भी चलता रहता था। अब इनकी जो सबसे खास बात थी, ये क्या थी? कूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये लिखना पढ़ना तो ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन जब इतना सारा व्यापार हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, भाई कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो संभाल की चीजें रखनी पड़ेंगी। अब कागज वागज थे नहीं तो लिखें कैसे? अब ये मिट्टी की ईंटें तो बना ही रहे थे, इन्होंने क्या करा, ऐसे मिट्टी का ऐसे वो प्लेन से ऐसे रेक्टेंगल बनाया, मिट्टी रखी और ऐसे पेन लिया, इसे बोलते थे स्टाइलस, और उसी गीली मिट्टी पर लिखना शुरू कर दिया। अब मिट्टी सूख गई, लेकिन मिट्टी के सूखने के बाद भी इन्होंने जो लिखा हुआ है वो एज इट इज मेंटेन रहता था। तो इसी को क्या बोलते थे? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और जो इसे लिखता था उसे बोलते थे स्क्राइब। हर कोई नहीं लिख सकता था, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था ना, तो इसे लिखने वाला क्या कहलाता था? स्क्राइब कहलाता था। तो ये कुछ खास बातें थी भैया किसकी? सुमेरियंस की। अब बात करते हैं बाकी के तीनों की। बाकी के तीनों में कौन से हैं? एक्काडियंस हैं। अब जो एक्काडियन सिविलाइजेशन है ना, इसके राजा को कहा जाता था सर्जन ऑफ अक्कड़, क्योंकि इन्होंने जो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे ना, सिटी स्टेट्स थे, उन्हें जीत करके यूनिफाइड करके अपना एक बड़ा क्या बनाया? किंगडम बनाया। और इन्होंने बनाया था क्रिएट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर। दुनिया का सबसे पहला एम्पायर बनाने वाले कौन थे? यही थे। इन्होंने भी वही कूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज करा। ये भी क्रिएटिव लिटरेचर, इनका भी ट्रेड इन सबके साथ चलता रहता था। ये सारी कॉमन बातें हैं जो आप याद कर सकते हो। अगला है भैया एसाइरियंस। एसाइरियंस जाने जाते थे अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए, ये जाने जाते थे। इन्होंने बहुत सारी क्या बनाई थी? रॉयल आर्मीज बनाई और रॉयल लाइब्रेरीज बनाई थी। बाकी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे पड़े हैं, आप उसे देख सकते हो। अगला है बेबीलोनियंस। हाँ, बेबीलोनियंस। इन्होंने क्या करा था? इनके एक राजा थे, जो इनके राजा सबसे फेमस जो राजा तो कई आए इसमें, जो सबसे फेमस राजा थे उनका नाम था हम्मुराबी। इन्होंने क्या करा भाई? हम्मुराबी ने जनता के लिए, सारी जनता के लिए एक कानून लाए। कुछ एक पन्ना, एक किताब लिखी, उसमें बहुत सारे कानून लिखे कि भैया यही कानून फॉलो करेगा सब लोग। अब क्योंकि ये कानून बनाए थे इस राजा ने, हम्मुराबी ने, तो इसे कहा गया हम्मुराबीज कोड, जिसमें क्या लिखे गए थे? नियम कानून वगैरह लिखे गए थे। इन्होंने बहुत सारे लीगल सिस्टम तैयार करे, लॉ एंड ऑर्डर बनाया, न्याय का सिस्टम बनाया। ठीक है, ये इनकी खास बातें थी बेबीलोनियंस में, यहां से सवाल आ सकता है।
अब यहां पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होता है खत्म और शुरुआत होती है किसकी? एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन की। अब फिर से, क्योंकि मैंने कहा सारी की सारी सिविलाइजेशन बनेंगे कहां? किसी ना किसी नदी के किनारे। तो जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है वो कहां बनी थी? नाइल रिवर या नील रिवर के किनारे। तो कुछ लोग अफ्रीका से निकले, ऐसे नील नदी के किनारे जाके देखे, अरे पानी, उपजाऊ जमीन, यहीं डालेंगे डेरा, और वहीं पे जाके परमानेंटली क्या हो गए? सेटल हो गए, खेती बाती करनी शुरू कर दी, क्योंकि पानी बहुत अच्छा था, फर्टाइल लैंड थी, तो एग्रीकल्चर करा और वहीं पे क्या हो गए? परमानेंटली सेटल हो गए। और क्या बनाया इन्होंने? इजिप्टियन सिविलाइजेशन को। अब इजिप्ट सिविलाइजेशन की खास बात क्या है भाई, कि हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे पास इनके लिए क्या थे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अलावा हमें इनके बारे में बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। अब उस समय किसी ने तो कुछ लिखा होगा ना, तभी तो आज हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले। तो सवाल ये आता, भैया रिटन रिकॉर्ड्स हैं तो लिखा किस पे? क्या वहां कोई कॉपी कलम बनाने वाला था? तो हाँ भाई, इजिप्ट के लोगों ने, एक प्लांट होता है पेपायरस, वहां पर पाया जाता था इनके टाइम पे नील नदी के किनारे। पेपायरस प्लांट से इन्होंने निकाला राइटिंग मटेरियल। जैसे तुम्हें पता है ना, आज भी जो हम कॉपी बनाते हैं वो किसी न किसी पेड़ से कट के ही बनती है, उसे प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने पेपायरस प्लांट से राइटिंग मटेरियल बनाया, उससे पेपर बनाया और उसी पर लिखना शुरू करा। और इसकी वजह से इनकी नॉलेज प्रिजर्व रही, हिस्ट्री प्रिजर्व रही, और आज हम इनके बारे में इतना सब जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अब जैसे मैंने स्टोन एज पढ़ाया था ना, स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांट दिया था, ऐसे ही जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन का टाइम है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम एंड न्यू किंगडम। ये वाला सबसे पावरफुल इजिप्ट माना जाता है। यहां तक चीजें बहुत ज्यादा इन्होंने पावर में कर ली थी, बहुत ज्यादा एडवांस हो गए थे। बाकी बहुत ज्यादा आपको यहां पे इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब क्योंकि इजिप्ट के लोग भी नदी के किनारे रहते थे, तो खेती तो इन्हें भी करनी थी। अब खेती करनी थी तो इन्होंने भी क्या बनाया भैया? अपना इरिगेशन सिस्टम। अब नदी में देखो पानी हमेशा तो रहता नहीं था। अरे अच्छा, लाइट है यार, आवाज आई, मुझे लगा लाइट चली गई। ठीक है, लाइट गई, चली गई यार लाइट। बड़े दिनों बाद हुआ यार मेरे साथ, किस्मत मेरी सही हो गई थी, लाइट नहीं जा रही थी, आज फिर हुआ है। ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा है, फटाफट भी खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे लाइट आती है इसे खत्म करते हैं, तब तक के लिए तुम भी मौज लो थोड़ी सी। तो चलो भाई, फाइनली लाइट आ चुकी है, तो फटाफट ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। 10 या 11 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम पढ़ क्या रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे इरिगेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है कहां बनी थी? नील नदी के किनारे बसी थी। अब भाई खेत तो नदी से दूर दूर भी होते थे ना, पानी को यहां से यहां तक पहुंचाना होता था। और भाई नदी में अगर कभी पानी कम हो गया तो फसल तो सूख जाएगी। इसके लिए ऐसे गड्ढा कर करके, बड़े बड़े गड्ढे करके रिजर्वायर बनाए जाते हैं जिसमें पानी इकट्ठा रहे। तो अब जरूरत क्या थी भाई? पानी अगर कभी कम हो गया तो पानी की जरूरत तो होती थी। इसके लिए बनाए गए इरिगेशन कैनाल, ऐसे नालियां, इरिगेशन कैनाल बोले तो नालियां, जिससे कि नदी से पानी को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और अगर कभी नदी में पानी कम हो जाए तो हमारे पास पानी स्टोर करके पड़ा रहे। उस समय के लोगों ने इसके लिए क्या बनाया? रिजर्वायर्स बनाए। अब ये सारा काम किसी एक आदमी के पास का तो था नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, यानी किया क्या गया? कलेक्टिव वर्क किया गया, जिससे कि बनती है एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहानी है किसकी? इरिगेशन सिस्टम की। अब समझना इस चीज को, नदी में कभी पानी घट रहा है, कभी पानी बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब लोगों को यह समझना था कि कब पानी ज्यादा हो रहा है, कब पानी कम हो रहा है, कब खेतों में फसल उगाई जाए, कब फसल काटी जाए। तो इसके लिए इजिप्ट के लोगों ने बनाया क्या? अपना कैलेंडर। अब कैलेंडर कैसे बनाया? जैसे अपने यहाँ होता ना ध्रुव तारा हम बोलते, तुमने सुना होगा। तो ऐसे आसमान में उस वक्त एक स्टार थे, बोलते थे साइरस। अब वो साइरस को ऑब्जर्व करते थे। जब नदी में बाढ़ आती है, पानी ज्यादा होता है, तब ये साइरस कहां पे होता है? जब पानी कम होता है तो ये साइरस घूमते घूमते यहां पर आ जाता है। जब और कुछ होता है तो ये साइरस यहां पे होता है। तो साइरस को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने बनाया अपना कैलेंडर, और इन्होंने दिए 3 सीजन्स। इन्होंने प्रिडिक्ट किए कितने? 3 सीजन। कौन कौन से? सबसे पहला बनाया फ्लड सीजन, कब बाढ़ आती है, मतलब अब स्टार यहां पे बाढ़ आने वाली है। दूसरा बनाया इन्होंने ग्रोविंग सीजन, कि भाई ये वो समय है जब आप फसल उगाओगे। तीसरा सीजन बनाया हार्वेस्टिंग सीजन, कि इसमें आप फसल को काटोगे। इन्होंने जो कैलेंडर बनाया उसमें 12 महीने, टोटल 365 दिन थे, जितने कि आज होते हैं। टोटल 12 महीने थे और हर महीना 30 दिन का होता था। और इन्होंने अलग से 5 दिन रखे, किसके लिए? फेस्टिवल्स के लिए रखे। तो ये बात है किसकी? इजिप्टियन कैलेंडर की। तो भाई वो लोग थोड़े से एडवांस तो थे, उन्होंने कैलेंडर वगैरह सब कुछ बना लिया था। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, इजिप्टियन सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी देख भाई, जैसे अपने सोसाइटी में क्या होता है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबका अपना अपना काम है। ऐसे उस समय इजिप्ट के लोगों में कौन कौन था, कैसे क्या काम करते थे, वो थोड़ा समझते हैं। सबसे ऊपर होता था भैया फरो, जो भी तुम समझना चाहो, ये होता था राजा, मुखिया, सबको लीड करता था। फिर उसके नीचे थे ऑफिशियल्स, जिनका काम करता था राजा को बताना। जैसे मंत्री लोग समझ लो, एक तरीके से राजा के मंत्री, जो लिखा पढ़ के काम करते थे, राजा को सलाह वगैरह देता था, ये सारे काम। उसके नीचे थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स बोले तो
ये मैंने कहा था ना, हर बंदा लिखा पढ़ी काम नहीं कर सकता था। एक जैसे लेखक, हिंदी में तुमने पढ़ा होगा लेखक के बारे में, इनका काम था लिखा पढ़ी का काम करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना किसका काम होता था, स्क्राइब्स का। फिर आते थे मर्चेंट्स, इनका काम था व्यापार करने का, कुछ यहां से खरीदा कुछ वहां पे बेचा, ये सारी चीजें। फिर आते थे फार्मर्स, फार्मर्स का काम क्या था भैया, खेती करना, अनाज उगाना। फिर आते थे लेबर्स, भाई मेटल की चीजें बनानी है, कपड़े बनाने हैं, बर्तन बनाने, सारा काम कौन करेगा, ये वाला ग्रुप, यानी वर्कर्स चाहिए ना काम करने के लिए। तो ये कहती सोसाइटी थी किसकी, उस समय की इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। अब बात करते हैं फरो एंड बिलीफ ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। देखो तुमने मूवीज में कभी ना कभी मम्मी, वो वाली मम्मी देखा होगा ना, जैसे कपड़े से लिपटी होती है, तो ऐसे ही अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे बिलीफ है, ऐसे इनमें कुछ बिलीफ थे, उसकी बात करते हैं। तो जो इजिप्ट का राजा होता था उसे क्या बोलते थे, फरो बोलते थे। अब ये बिलीव करते थे का में, का बोले तो आत्मा, जैसे हम कहते हैं ना हमारे शरीर में आत्मा होती है, तो इनके का मतलब भी है आत्मा। और इनका कहना था कि जो आत्मा है ये शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। इनका मानना था ये जो का है ये मरने के बाद भी, आत्मा जो शरीर से मरने के बाद भी जिंदा रहती थी। इसीलिए ये क्या करते थे, जब इंसान मर जाता था, राजा मर भी जाता था, उसके शरीर को बहुत संभाल के रखते थे। इनका मानना था कभी तो वो आत्मा आएगी वापस इसमें, ऐसा लेट्स सपोज इनका ऐसा मानना था। तो उस मम्मी को, ये उस बॉडी को कपड़े में लपेट के बहुत अच्छे से सजा के रखते थे। इवन जहां पर उनकी कब्र होती थी उसके आसपास उस कब्र में इनके खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा जाता था कि जब इनकी ये आत्मा आए तो उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये इनके बिलीफ थे। अब जो इनकी बॉडी है रखी कहां पे जाती थी, रॉयल टॉम्ब्स के अंदर रखी जाती थी। अब स्टार्टिंग में ये राजाओं के जो ये बॉडी रखने के लिए बनाए गए थे स्टेप पिरामिड, तुमने सीढ़ी देखी है, जैसे सीढ़ी होती है ऐसे छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए गए थे, ऐसे 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 ऐसे। स्टार्टिंग में इनके पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ऐसे छोटे छोटे सीढ़ी के लाइक पिरामिड बनाए, उसमें इनकी बॉडी रखी जाती थी। फिर इनकी टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और बने ये बड़े बड़े पिरामिड्स, और अब इनकी बॉडी इनके अंदर रखी जाने लगी। जो तुम आज पिरामिड्स देखते हो ना इजिप्ट के, तो इसमें क्या थी, इन राजाओं महाराजाओं की बॉडी ही पड़ी होती थी, मम्मी वगैरह उसमें पड़ी रहती थी। तो ये बात हुई किसकी, प्रोहोस एंड बिलीफ्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। अब बात करते हैं नॉलेज एंड अचीवमेंट्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट की। इजिप्ट की नॉलेज क्या थी, अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने क्या क्या अचीव किया। देखो वैसे तुम पढ़ चुके हो, सबसे पहले उन्होंने पेपायरस प्लांट से राइटिंग मटेरियल बनाया जिस पर लिखा पढ़ी करते थे। इन्हें मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज थी। उन्होंने साइरस स्टार को देख करके कैलेंडर बना लिया, यानी उन्हें एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज थी। तो इनके पास इन्होंने इन सारी नॉलेज को प्रिजर्व करके भी रखा, लिखना पढ़ना जानते थे। ये कुछ अचीवमेंट थी किसकी भैया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। अब बात करते हैं आगे। देखो ये रैपिड रिवीजन है, वैसे तो मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, मैंने स्लाइड्स वन शॉट वाली ही रखी हैं कि स्लाइड्स चेंज नहीं करूंगा ताकि तुम्हारे पास सारा डाटा पहुंचे। लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई एक आध दो पॉइंट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो चीजें तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में, इंस्टाग्राम पे, जहां भी तुम्हें पूछना हो। अब बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन की। देख भाई अभी तक हमने जितनी भी सिविलाइजेशन पढ़ी सारी की सारी किसी ना किसी नदी के किनारे डेवलप हुई है। तो यार चाइनीज सिविलाइजेशन भी ना किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप होगी, और उस नदी का नाम क्या है, हांग ही एंड यांगजी रिवर, जिसे हम येलो रिवर भी कहते हैं। तो इन दो नदियों के किनारे क्या बने, चाइनीज सिविलाइजेशन बनी। वही सारी कहानी, नदी के किनारे हुआ एग्रीकल्चर जिससे खाना बहुत ज्यादा हुआ, लोग परमानेंटली सेटल हो गए, लोगों ने मेटल वगैरह बनाना शुरू करा, उनमें ट्रेड हुआ। ये भी क्या थी, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ही थी, और यहाँ पर फिर लोगों की क्या बन गई, चाइनीज सिविलाइजेशन बन के हो गई तैयार। ये बेसिक सा कंसेप्ट जो हम शुरू से करते हैं तुम्हारे क्लियर होगा। अब आगे ये पॉइंट याद रखना कि चाइनीज सिविलाइजेशन में टोटल मेनली 4 बड़ी डायनेस्टीज हुई। अब डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, जैसे एक राजा है, राजा मरेगा तो उसका बेटा राज करेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राज करेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राज करेगा, मतलब एक ही परिवार के लोग राज करते जाते हैं, उसे बोलते हैं डायनेस्टी। अब चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर 4 बड़ी डायनेस्टीज आई हैं, सांग, झोउ, मैं तो झोउ बोलूंगा, तुम झोउ पो जो मर्जी वो बोल लेना, सांग, झोउ, क्वीन और हान। ये 4 बड़ी डायनेस्टीज आई हैं और हमें चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर यहीं पे हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, सांग डायनेस्टी के बारे में। सांग डायनेस्टी जानी जाती है अपने अर्बन सेंटर्स के लिए। जैसे अपने यहाँ क्या होता है भाई, शहर होते हैं ना, गांव होता है, फिर शहर होता है, सारे लोग शहर की तरफ भागते हैं। तो ऐसे ही सांग डायनेस्टी के टाइम पर भी अर्बन सेंटर्स बनाए गए थे, जैसे दिल्ली मुंबई ऐसे हो गया, उन्होंने भी ऐसे अर्बन सेंटर्स बनाए थे। इनके पास एडवांस ब्रॉन्ज मेटलर्जी यूज करते थे, मतलब ये ब्रॉन्ज से बनी चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक एडवांस लेवल पर बहुत सारी चीजें बनाते थे। इवन अपने जो उनके रिचुअल्स होते थे ना, उसके जो बर्तन होते, जैसे अपने यहाँ जल चढ़ाने के लिए बर्तन होता है ना, अभी सावन चल रहा है, शिव जी को जल चढ़ाया जाएगा ना, ऐसे ऐसे जो रिचुअल्स होते थे, जहां वो पूजा पाठ करने के जो बर्तन थे, वो भी ब्रॉन्ज से ही वो बनाया करते थे। और लिखने पढ़ने के लिए इनके पास कागज तो था नहीं, तो अब ये हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, ऑरिकल बोन का इस्तेमाल करते थे। जैसे कछुआ ले लिया, कछुए की हड्डी पर ऐसे लिखना शुरू कर देते थे। तो ये सारी क्या थी,
खास बातें थी किसकी सांग डायनेस्टी की। इन्होंने बनाया था एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि भाई लो लेवल तक इन्होंने अपने लोगों को बैठा रखा था ताकि चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके, अच्छे से मैनेज किया जा सके। ये कुछ खास बातें थी किसकी, सांग डायनेस्टी की। अब बात करते हैं किसकी, जो भी है इस डायनेस्टी की। अब देखो झोउ डायनेस्टी की खास बात क्या है कि अब ऐसा तो है नहीं कि चाइनीज सिविलाइजेशन में सिर्फ एक ही राजा था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। तो झोउ ने क्या करा, पहले तो बहुत सारे राज्यों पे कब्जा करना शुरू करा और अपनी टेरिटरी को, अपनी बाउंड्री को बढ़ाया। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो अपनी टेरिटरी को बढ़ाया। अब जब इतना बड़ा राज्य हो गया इनका तो उसे अकेले मैनेज करना भारी हो रहा था, तो इन्होंने अपने ही राज्य को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और हर एक छोटे हिस्से का एक अलग लीडर रख दिया। भाई तू इसका राजा तू संभाल, इसका राजा तू संभाल, यानी हर हिस्से का एक इंडिपेंडेंट राजा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो मेन लीडर था उसकी पावर कम हो गई। अब वो इंडिपेंडेंट राजा इनके पास आता ही नहीं था। अब वो आपस में लड़ने लगे, आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे कि भाई मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। इसकी वजह से इनके बीच में क्या हो गया, बहुत सारा पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट भी हो गया। अब एक चीज याद रखना कि इसी झोउ डायनेस्टी के टाइम पे आई थी आयरन टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे तुमने पढ़ा कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया, ऐसे ही आयरन भी आया और आयरन और ज्यादा अच्छा था। तो यहां पर आयरन एज भी बोलते हैं हम इसे, कि इसी टाइम पर आयरन के बने टूल्स का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो तुमसे झोउ डायनेस्टी में ये कुछ चीजें पूछी जाएंगी, इसे अच्छे से याद रखना। सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना। तुम हैंड रिटन नोट्स मांग रहे थे, मैं दूंगा यार, बहुत जल्दी दूंगा हैंड रिटन नोट्स। और मैंने हैंड रिटन नोट्स ना, मैथ्स पढ़ी तुमने मुझसे, जो बच्चे मैथ्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैंने अपने हाथ से नोट्स लिख के दिए तुम समझ ही नहीं पाओगे, तो मुझे टाइप करके देना पड़ेगा तुम्हें। हालांकि मैं दूंगा तुम्हें वो टाइप करके, ठीक है। अब झोउ के बाद अगली बात आती है किसकी, क्वीन डायनेस्टी की। अब देख झोउ डायनेस्टी में हुआ क्या, जो रीजनल पावर थी, राजा ने छोटे छोटे इलाकों में एक एक राजा बैठा दिया, उन्हें पावर दे दी, वो आपस में लड़ने लगे। तो क्वीन ने क्या करा, क्वीन डायनेस्टी में सबको मार के खत्म कर दिया, पूरी टेरिटरी अपने कब्जे में ले ली। अब सारी पावर एक बंदे के पास। तो क्वीन डायनेस्टी में क्या हुआ, जो रीजनल पावर्स थी उन्हें खत्म किया गया। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट एम्परर ऑफ यूनिफाइड चाइना, इन्होंने पूरे चाइना को एक कर दिया, यूनिफाई कर दिया और उसके एकमात्र राजा बन गए। अब इन्होंने क्या करा कि जो पॉलिटिकल रूलर्स थे अलग अलग, उन्हें एक जगह लेकर के आए। फिर इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कि अब कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी सारे लोग मेरे पास आएंगे, सारे लोग सेंटर में आएंगे। इन्होंने चीजों को क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज मतलब कि हर एक राज्य में एक ही सिस्टम चलेगा। अगर तराजू यहां पर 1 किलो है तो वहां भी 1 किलो ही रहेगा, हर जगह एक ही सिस्टम चलना चाहिए। यह नहीं कि यहां पे कुछ और चल रहा है वहां पे कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो पहले जब छोटे छोटे राज्य थे, हर बंदा अपनी बाउंड्री तो बनाता है ना अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो हर एक राज्य ने अपने चारों तरफ दीवार बनाई थी, छोटी छोटी दीवारें बनाई थी ताकि कोई उन पर हमला ना करे। अब क्वीन ने तो सबको जीत लिया था, सब आ गए थे क्वीन डायनेस्टी में। तो इन्होंने क्या करा, उन सारी छोटी छोटी दीवारों को जोड़ के एक बड़ी दीवार बनाया जिसे हम बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भैया कहां बनी, इन्हीं के टाइम पे बनी। इन्होंने रखा फाउंडेशन ऑफ यूनिफाइड एम्पायर, और इन्होंने ही नींव रखी किसकी, यूनिफाइड चाइना की। जो चाइना आज हम देखते हैं उसकी नींव क्वीन डायनेस्टी के टाइम पे ही रखी गई थी। अगला है भैया कौन सा, सबसे लास्ट, हान डायनेस्टी। अब हान डायनेस्टी की खास बात क्या है, अब देखो क्वीन ने इतना पावरफुल तो बना ही दिया था, अगली बार हान की बारी आई तो ये बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, क्योंकि पहले से पावरफुल चीजें इन्हें मिली तो इन्होंने उसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया। इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। सबसे खास बात जो थी इनकी वो थी सिल्क प्रोडक्शन। इनके समय पे चाइनीज सिविलाइजेशन में सिल्क पैदा किया जाने लगा, सिल्क बहुत ज्यादा पैदा हो रहा था। अब जब सिल्क पैदा होने लगा तो इन्होंने सिल्क का व्यापार शुरू करा, ट्रेड शुरू करा, और जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता था उसे ही कहा गया क्या, सिल्क रूट। सिल्क रूट बोले तो नेटवर्क ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स कनेक्टेड चाइना विद अदर रीजन्स। अब सिल्क रूट में, सिल्क ट्रेड में सिर्फ सिल्क का लेन देन नहीं होता था भाई, यहां से अगर सिल्क गया है तो वहां से कुछ ना कुछ आता भी था। सिर्फ सामान एक्सचेंज नहीं होते थे, कल्चर भी एक्सचेंज होता था। जब चाइना को लोग कहीं और जाते थे वो देखते थे, अरे यहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ ऐसा खाते हैं क्या। लोग जब यहाँ आते थे, अरे चाइना को लोग ऐसे रहते हैं, तो विचारों का भी एक्सचेंज होता था, सिर्फ सामान एक्सचेंज नहीं होता था। यहाँ पे ट्रेड एंड कल्चर की बात होती है कि चाइना में ऐसे, मतलब जो मैंने बताया वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हान डायनेस्टी भी हो गई खत्म। अब फटाफट बात करते हैं किसकी, चाइनीज राइटिंग आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की। सबसे बात करते हैं चाइनीज राइटिंग की। अब तुम्हें इतना तो पता है पहले किस पे लिखते थे, ओरिकल बोन्स पे, जहां से हमें पता किस चला चाइनीज डायनेस्टी का, हमें हड्डियां मिली, हमें हिस्टोरिकल सोर्स मिले, जो क्या थी ओरिकल बोन मिली जिसपे कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई थी। फिर धीरे धीरे चाइनीज सिविलाइजेशन अपने आप को डेवलप करा। इन्होंने क्या करा, अर्ली जो चाइनीज राइटिंग थी वो ये इस्तेमाल करते थे, लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। अब देख लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या है, अगर तुमने डोरेमोन कार्टून देखा हो, देखो उसमें वो तो हालांकि जापानीज में था, ऐसे एक वर्ड लिखा जाता था, एक टेक्स्ट लिखा जाता था, सिंबल, जैसे अपने में एबीसीडी होता है ना, ऐसे ये भी ऐसे कुछ लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे। और इसका मतलब ये एक लेटर नहीं है,
जिसका मतलब पूरा पूरा एक वर्ड होता था। तो लोगोग्राफिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है कि एक जो सिंबल, एक लेटर होता है वो किसी एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरीके की चाइनीज राइटिंग हुआ करती थी। आगे है चाइनीज आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जेड जड़े जो भी, अब देखो अपने यहाँ अगर तुमने देखा कोई मम्मी पापा कोई भी ऐसा हाथ में अंगूठी पहनते हैं, उसमें एक अजीब सा पत्थर होता है, पन्ना धन्ना, मुझे नहीं पता इतना कौन से पत्थर होते हैं। ऐसे उस समय चाइनीज सिविलाइजेशन में ऐसे बहुत अच्छा पत्थर था हरे रंग का, जिसे वो बहुत अच्छा मानते थे लोग। उस पत्थर को बहुत अलग अलग चीजें बनाते थे, उसे हम जेड आर्ट बोलते थे। तो ये लोग क्या करते हैं, जेड आर्ट में बहुत अच्छे थे। स्टोन क्रेविंग, जैसे हमारे यहाँ जो पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती है ना, तो ऐसे वो लोग भी एडवांस थे, पत्थर को डिजाइन करके बर्तन बना लिया, मूर्तियां बना दी बहुत सारी। तो ये इनकी आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा था। ब्रॉन्ज मेटलर्जी, भाई ब्रॉन्ज की हेल्प से इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी। ब्रॉन्ज की हेल्प से इन्होंने कई बार ऐसी चीजें बनाई थी जिससे उस पर लिख भी सकते थे, ऐसी चीजें इन्होंने बनाई थी। एडवांस क्राफ्ट्समैनशिप, इन्होंने देखो चाइनीज आर्टिकल्स बनाए बहुत सारे, जो मतलब बहुत सारे आर्टिस्टियंस थे जो अलग अलग चीजें बनाते थे। तो कहीं ना कहीं चाइनीज आर्ट एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी अपने टाइम पे। तो ये सारी कहानी किसकी है, चाइनीज राइटिंग एंड आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं चाइनीज सोसाइटी की। देख भाई, चाइनीज सोसाइटी में वही सारी बातें। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन आएगा, राजा एम्परर। फिर कौन आएंगे, ऑफिशियल जो उसका सारा लिखा पढ़ी काम करेंगे। फिर कौन आएगा, फार्मर जो खेती बाड़ी करेंगे। फिर आएंगे बाकी के लोग जो टूल्स बनाएंगे, सिल्क बनाएंगे और सारी चीजें बनाएंगे, उससे ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे। फिर आएंगे मर्चेंट्स। मर्चेंट्स का काम वही है चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का, लेन देन करने का, यहाँ सामान खरीदा वहाँ सामान बेचा उसे पहुंचाने का। ये सारी बात किसकी, चाइनीज सोसाइटी की। बात करते हैं चाइनीज इकोनॉमी की। भैया चाइनीज में सब कुछ चलता कैसे था, पैसा कहाँ से आता था। सबसे पहले तो खेती करते थे, खेती से खाने पीने को मिल गया। क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते थे, उसे बाहर बेचते थे, सिल्क बनाते थे, बहुत सारी चीजें बनाते थे, बाहर बेचते थे, उससे पैसा आता था। ट्रेड करते थे, भाई बेचेंगे कहाँ पे, ट्रेड तो करना पड़ेगा ना कहीं तो लेके जाएंगे ना। मेटल कॉइन्स, अब भाई ट्रेड होता था। पहले क्या करते थे, बार्टर एक्सचेंज चलता था, मैंने किसी को कुछ दिया, बदले में उससे कुछ और ले लिया। लेकिन चाइनीज ने क्या करा, कॉइन सिस्टम लेकर के आए कि भाई तुम मुझसे सामान लो, बदले में ये कॉइन। और ये कॉइन हर जगह चलता था उनके इलाके में कि तुम ये कॉइन लो, इसके बदले तुम्हें कहीं दूसरा सामान मिल जाएगा, जैसे आज अपने यहाँ होता पैसा चलता है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एजुकेटेड ऑफिशियल्स रखे। भाई जो लिखा पढ़ी का सारा हिसाब होगा, इतना व्यापार चल रहा है, लिखा पढ़ी का हिसाब भी तो करना होगा। तो इन्होंने क्या रखे थे, बहुत सारे एजुकेटेड ऑफिशियल्स भी रखे थे जो कि चीजों को क्या करें, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर चाइनीज सोसाइटी वाला टॉपिक भी होगा खत्म, और चाइनीज सोसाइटी का यार मतलब पूरा चैप्टर हो गया खत्म। अब शायद ये लेक्चर 30-35 मिनट का हो गया होगा, मुझे ऐसा अंदाजा है, ठीक है। बट मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स बताए जाएं। और अब एसएसटी का शायद 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, शायद एक चैप्टर शायद आपका कल आ रहा है, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर कल या परसों में आपके पास आ जाएगा। एसएसटी हमारी ऑलमोस्ट खत्म है। फिर हम मैथ्स पे काम कर रहे हैं, और मैथ्स में आप लोग बताना आपको कौन से चैप्टर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं फिलहाल अभी चैप्टर 5, चैप्टर 8 इन पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि पहले कई चैप्टर्स मैथ्स को ऑलरेडी करा भी चुका हूँ। तो जल्दी आपको मैथ्स के लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे भाई। अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे अब किसी और लेक्चर में, ठीक है भाई।